जी, हैप्पी फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मोहिनी चौधरी एंड वेलकम टू गाइड टू सक्सेस। ठीक है, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर से कुछ मिलके नया पढ़ते हैं, है ना। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक तो बहुत बोल्ड में दिख रहा है आपको सामने। राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ना है और ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ना है। टेक्निकली देखा जाए तो इन दोनों चीजों के बारे में हम सेपरेटली पढ़ भी नहीं सकते, है ना। हम दोनों को एक साथ लेके ही पढ़ेंगे, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय नहीं होते तो ब्रह्म समाज नहीं होता, और अगर ब्रह्म समाज है तो उसमें राजा राम मोहन रॉय तो होने ही चाहिए, है ना। तो अब आगे हम बात करेंगे कि राजा राम मोहन रॉय है कौन, इन्होंने किया क्या है, और जो भी इन्होंने किया है उसमें ब्रह्म समाज की क्या जरूरत थी, है ना। या ब्रह्म समाज का जो फॉर्मेशन है वो हुआ क्यों, और अगर जब ब्रह्म समाज का फॉर्मेशन हुआ है तो उसके मूल सिद्धांत क्या थे, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिन पे ब्रह्म समाज डिपेंडेंट था, या जिन पे ब्रह्म समाज अपनी जो ब्रह्म समाज की मूल क्या कहते हैं उसको, जो ब्रह्म समाज की जो बेसिक चीजें थी, बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे, वो क्या थे, है ना। राजा राम मोहन रॉय की पिक्चर पे लिखा हुआ है ग्रेट रिफॉर्मर। ठीक है, ग्रेट को छोड़ो, रिफॉर्मर पे ध्यान दो। ग्रेट पे मतलब बाद में आएगी, छोड़ना नहीं है। तो रिफॉर्मर पे ध्यान देते हैं सबसे पहले कि रिफॉर्मर क्या होता है। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा काट देते हैं, वर्ड को, रिफॉर्म की बात कर लेते हैं। रिफॉर्म मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल। रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव। कहीं जब कोई बदलाव आता है या कहीं कोई बदलाव चाहिए तो हम बोलते हैं जी रिफॉर्म आने की जरूरत है, बदलाव आने की जरूरत है। ठीक है, और जो बदलाव को लेके आ रहा है वो कौन हो गया? वो हो गया रिफॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? राजा राम मोहन रॉय, द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर। ठीक है, ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर क्यों बोला जा रहा है? भाई उन्होंने काम ही ऐसे किए, है ना, ग्रेट रिफॉर्म वाले। अब हम आगे बात करते हैं, इधर आ जाए सबसे पहले। राजा राम मोहन रॉय की बात कर लेते हैं, कौन थे, कहाँ पैदा हुए हैं, क्या बात है, थोड़ी सी उनकी बायोग्राफी को जान लेते हैं। पहले बायोग्राफी जानेंगे तो उसके बाद हम उनके काम को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। राजा राम मोहन रॉय जो पैदा हुए थे वो एक वेल टू डू फैमिली में पैदा हुए थे, बंगाल में 1772। ठीक है, कब पैदा हुए हैं? 1772। और डेथ कब हुई थी उनकी? 1833। यहाँ लिखा नहीं है पर आप अगर कहीं लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं तो लिख सकते हैं 1833। ठीक है, एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे। राजा राम मोहन रॉय की अप्रोच की बात कर लेते हैं। ठीक है, अप्रोच हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है, काम करने की, चीजों को सीखने की, हर चीज की एक डिफरेंट अप्रोच होती है। भाई राजा राम मोहन रॉय किस अप्रोच पे काम करते थे? देखिए, भले ही वो 1772 में उनका बर्थ हुआ था, भले ही वो आज से लगभग 100-200 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सोच उनकी ट्रेडिशनल बिल्कुल भी नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी। जिस टाइम पीरियड में वो थे वहां से तो काफी फार रीचिंग सोच थी। ठीक है, बात करते हैं अप्रोच की। अप्रोच थी उनकी मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, अप्रोच है राजा राम मोहन रॉय की मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच। रेशनैलिटी पे काफी बिलीव करते हैं। जी रेशनैलिटी क्या है? अब ये रेशनैलिटी मतलब क्वेश्चनिंग, रेशनैलिटी मतलब किसी चीज के कॉज को देखना, किसी चीज के इफेक्ट को देखना, किसी चीज में सही देखना और किसी को गलत देखना, एज इट इज किसी चीज को नहीं लेना। जब हम किसी चीज को क्वेश्चन करते हैं दैट्स कॉल्ड रेशनैलिटी। ठीक है, होनी भी चाहिए सबके पास, रेशनैलिटी जरूरी भी है जी। हर चीज को बुद्धुओं की तरह एवे ही फॉलो करते रहेंगे हम बिना सोचे समझे तो फिर गड़बड़ हो जाती है अपने साथ ही, है ना। ठीक है, अब राजा राम मोहन रॉय की बात कर रहे हैं। अप्रोच हमने डिस्कस कर ली कि कैसी अप्रोच है उनकी, मॉडर्न साइंटिफिक। अब हम बात करेंगे मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच के साथ साथ प्रिंसिपल क्या है, मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक प्रिंसिपल क्या है थ्रू आउट दी लाइफ। उनके जो बेसिक प्रिंसिपल रहे हैं वो क्या रहे हैं? ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्वेलिटी। ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं। अच्छा, एक और बात, ह्यूमन डिग्निटी की बात हो रही है तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कुछ भी नहीं है, ह्यूमन सोल की बात हो रही है, उस सोल की जो रिस्पेक्ट है उसकी बात हो रही है, उसकी जो डिग्निटी है उसकी बात हो रही है। ह्यूमन डिग्निटी पे उनका एक मेन प्रिंसिपल था। दूसरा था जो सोशल इक्वेलिटी, सामाजिक तौर पर समानता की बात करते थे कौन? हमारे राजा राम मोहन रॉय। तभी तो ग्रेट रिफॉर्मर है, और वो भी उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, अब थोड़ा सा उनके पर्सनल जान लेते हैं जी। उनके कितने ब्रिलियंट थे, कितनी इंटेलिजेंस था उनके पास।
संस्कृत में बहुत अच्छी पकड़ थी। संस्कृत के साथ साथ अरेबिक, पर्शिया, इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, आज ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को 2 लैंग्वेजेस पता होते हैं। ठीक है, लेकिन उस जमाने में भी इतनी सारी लैंग्वेजेस पे उनकी पकड़, इतनी सारी लैंग्वेजेस को वो जानते थे। इससे एक चीज तो वैसे ही क्लियर हो जाती है, इतनी सारी लैंग्वेज से जानने का मतलब है कि इतनी सारी लैंग्वेज में लिखी हुई बुक्स, किताबें, सब कुछ बड़ी इजीली पढ़ लेते होंगे और बहुत अच्छा एक नॉलेज बेस होगा उनके पास। और यही वो नॉलेज बेस है जिससे वो इतने बड़े रिफॉर्मर बन के हम सबके सामने आए। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं जिनको राजा राम मोहन रॉय, मतलब राजा राम मोहन रॉय जी जो हैं, इनको पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। बात करेंगे, हिंदुइज्म की तो डीप नॉलेज थी ही, अपना रिलीजन था, खुद हिंदू थे, तो हिंदुइज्म के बारे में डीप नॉलेज उनको थी ही। बट ऑल्सो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जैनिज्म, बुद्धिज्म, हर तरीके की उनको प्रॉपर नॉलेज थी। ईच एंड एवरी रिलीजन जिसके बारे में उन्होंने डीप स्टडी कर रखी थी। डीप स्टडी क्यों भाई, क्या जरूरत थी डीप स्टडी को करने की? राजा राम मोहन रॉय हमेशा ही ना एक क्यूरियस पर्सनैलिटी थे, इंक्विजिटिव होता है ना, क्वेश्चन पूछने की किसी को आदत होती है बार 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 बार। घर में भी एक दो ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, है ना, यूजुअली हमारे कोई फ्रेंड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनके आगे जो फर्दर काम है उनके बारे में। देखिए जी, उन्होंने एन नंबर ऑफ बुक्स, जब इतनी सारी भाषाएं आती थी तो जाहिर सी बात है, इंटेलेक्चुअल थे बहुत बड़े, तो वो बुक्स भी लिखते होंगे। तो किस किस लैंग्वेज में बुक लिख रखी है जी? बंगाली में, हिंदी में, संस्कृत में, पर्शिया में, इंग्लिश में। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, राजा राम मोहन रॉय ने एक ग्रामर में भी बुक लिखी है, बंगाली ग्रामर को समझने के लिए। ठीक है ना, ग्रामर में एक बुक लिखी है। हाँ, हमारे जो वेद हैं और जो हमारे उपनिषद हैं, उनको भी उन्होंने बंगाली में ट्रांसफर किया है। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई थी उन्हें बंगाली में ट्रांसफर करने के लिए? बंगाल की जो सोसाइटी थी ना, वहां पे रिलीजन को लेके काफी सारा मेस था। बंगाल की ही नहीं, खैर पूरी इंडिया की सोसाइटी, बट राजा राम मोहन रॉय ने जो मेजर काम किया है वो बंगाल से एसोसिएट है, इसलिए इनिशियली उनकी स्टार्टिंग खैर वहां से बोल सकते हैं हम। तो बंगाल में क्या था, मोनोथीसिज्म हम एक चीज होती है, रिलीजन के कंटेस्ट में बात कर रही हूँ अब मैं। मोनोथीसिज्म मतलब, मोनोथीसिज्म का मतलब है कि भगवान एक है ना। अब हमारे हिंदू रिलीजन में तो हम घर पे सुनते हैं ना, भाई 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, है ना, 33 करोड़ की भाई अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हम पूजा करते हैं। रात में अगर हमें डर लग जाता है, कभी हम अकेले सो रहे हैं रूम में और हमें डर लग गया, तो हम हनुमान जी को तुरंत याद कर लेते हैं। फिर हमारा एग्जाम नहीं अच्छा जा रहा है तो हम सरस्वती जी को याद कर लेते हैं, भाई पेपर नहीं अच्छा जा रहा है ना। जरूरत के हिसाब से भगवान बदलते रहते हैं। तो राजा राममोहन जी का कहना था कि ये नहीं करना है, हमने एक भगवान की पूजा करनी है और एक ही भगवान है। ठीक है, मोनोथिसिज्म पे बिलीव करना है, ये नहीं है 4 मूर्तियां लाके घर में रख रखी है। हिंदुइज्म में भी आप देखोगे, साउथ में अलग भगवान है, एक अलग मूर्ति है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, और नॉर्थ में एक अलग है वही, है हिंदुइज्म ही, लेकिन उसमें भी कितना सारा डिफरेंस है। और राजा राममोहन जी का कहना था कि जब इतना सारा डिफरेंस है तो हम यूनिटी कैसे लाएंगे? तो उनको रिलीजन एक तरीका लगा जिससे हम यूनिटी ला सकते हैं। तो पहले तो एक सिंगल भगवान कर लें आप, मोनोथीसिज्म है, भगवान एक ही है। ये बात राजा राममोहन रॉय ने एन नंबर्स ऑफ बुक्स, वेदास, उपनिषद, स्पिरिचुअल टेक्स्ट यहाँ से जान ली थी। लेकिन दूसरों को कैसे समझाएं? अब दूसरों को तो किसी को संस्कृत नहीं आती, है ना, बंगाल में रह रहा है, किसी को फिर आपका हिंदी नहीं आ रही है। राजा राममोहन रॉय ने बोला कि मैं अपने इस कन्विक्शन को प्रूव करने के लिए क्या करूंगा, बंगाली में कर दूंगा। क्या कर दूंगा? वेद को, पुराण को कन्वर्ट कर दूंगा। किस लैंग्वेज में? बंगाली में, ताकि बंगाल के जो लोकल लोग हैं ना, वो भी इस बात को समझ सके। ठीक है, ये चीज एक प्रूव हो गई। अब क्या बात करना है हमें? अब जो हमें बात करनी है वो हम बात करेंगे जी ब्रह्म समाज के कंटेस्ट में, कि ब्रह्म समाज क्या है, कैसे बनी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन है? ब्रह्म समाज के फाउंडर है राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय ने बंगाल में एक और इससे पहले सभा बनाई थी जिसका नाम था आत्म्य सभा, है ना, नोट कर सकते हैं, छोटा सा पॉइंट है कि आत्म्य सभा जो है, एक ब्रह्म समाज से भी पहले उन्होंने बंगाल में एक सोसाइटी
बनाएंगे। अब ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, सॉरी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी मेड बाय राजा राम मोहन रॉय जो है इसके फाउंडर थे। ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम था सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म लेके आना, ठीक है। सोशल रिफॉर्म की मैं बाद में बात करती हूँ, सबसे पहले मैं आपको रिलीजियस रिफॉर्म की बात बता देती हूँ। हाँ, यहाँ आप डेट देख सकते हैं, ब्रह्म समाज का जो फॉर्मेशन है वो कब हो रहा है, 1828 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म समाज के बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। अब बेसिक प्रिंसिपल ब्रह्म समाज का क्या है, ब्रह्म समाज में जो है पॉलीथिज्म को नहीं माना जाता है, मोनोथिज्म को माना जाता है, यानी कोई एक भगवान है। प्रोमिनेंट पॉइंट है कि ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन रॉय क्या कहते हैं, भाई पॉलीथिज्म नहीं है, पहले एक भगवान को मानना चालू करो, तब ये धर्म के जो ठेकेदार हैं इनका खुद का बिजनेस बंद होगा। ये जो अलग अलग अपने अपने भगवान की पूजा करवाते हैं, अपने अपने भगवान के लिए अलग अलग रिचुअल करवाते हैं, वो सब बंद करो, तब जाके हम यूनाइट हो पाएंगे। तो मोनोथिसिज्म, किसी एक भगवान को पकड़ो, किसी एक भगवान की पूजा करो, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, आइडल वर्शिप, मूर्तियां बना रखी हैं, उनकी जो पूजा हम लोग करते हैं उसके लिए राजा राम मोहन रॉय मना करते हैं, ठीक है। मैं मना नहीं कर रही, मेरे हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ऐसा बोलते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। उसके बाद इनकारनेशन, इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार, विष्णु अवतार, शिव अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, इन डिफरेंट डिफरेंट जो अवतार हैं इनके बारे में देखो। जो भी ये पॉइंट आपके सामने रख रहा है कि भाई इनका वर्शिप नहीं होनी चाहिए किसी आइडल की, जब आइडल को मना कर रहा है तो इनकारनेशन को भी मना कर रहे हैं, तो ये उनका थॉट प्रोसेस था, ठीक है। ये उनका रिलीजियस थॉट प्रोसेस था। और एक चीज और वो बोलते थे कि ये जितने भी मीनिंगलेस रिचुअल्स होते हैं, मीनिंगलेस रिचुअल्स मतलब मीनिंगलेस रिचुअल से मैं क्या बोलूंगी, वो सारे रिचुअल्स, हवन करा लो, पूजा करा लो, ऐसा करा लो, वैसा करा लो, पंडित, है ना, ब्राह्मण्स जो थे वो एक ऐसी डोमिनेंट क्लास थी उस वक्त, है ना। इतना सुपिस्टिशन था सोसाइटी के अंदर, इतना अंधविश्वास था सोसाइटी के अंदर, ये सारी चीजें देख के राजा राममोहन रॉय को ये लगता था कि इनको स्टॉप कैसे किया जाए, कैसे ये बात समझाई जाए, क्योंकि सुपिस्टिशन इतना ज्यादा था। आज भी हम इस चीज को देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी में काफी ज्यादा सुपिस्टिशन है, इररिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन, बी इट हिंदू, मुस्लिम, सिख और लाइक क्रिश्चियनिटी, कोई भी रिलीजन हो, सुपरस्टिशन ऐसा है जो अभी भी है। कैसे बिलीव इस तरीके के हैं एक पर्टिकुलर इंसान पे, जैसे एक प्रीस्ट है कि ये प्रीस्ट है, कोई कहता है इन्हें कुछ, इन्हें अपना हाथ दिखा लो तो ये बता देंगे, या ये वाला रिचुअल करा लो तो इससे ये चीज हो जाएगी, या वैसा करा लो तो वो चीज हो जाएगी, यानी एक पर्टिकुलर आदमी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देनी, है ना, कि भाई बिल्कुल उनको तो भगवान जी का बाय प्रोडक्ट बना देते हैं कि ये तो भगवान ही है एक तरीके से, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, सुपिस्टिशन हो, ब्लैक मैजिक्स हो। तो ये जो मीनिंगलेस रिचुअल ये लोग परफॉर्म करते थे, उससे राजा राममोहन जी को प्रॉब्लम थी कि वो सब बंद करो। एक और कंटेस्ट इस मीनिंगलेस रिचुअल का, वो क्या है कि जिस तरीके से हम पूजा करते हैं उसमें जरूरत से ज्यादा पैसा लगाते हैं, है ना, इतने दूध से नला दिया आज शिव जी को, फलाने फलाने मंदिर में, न्यूज़पेपर्स में कभी कभी ऐसे आर्टिकल्स और ऐसी चीजें मिल जाती है ना, तो वो बेकार है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस चीज के लिए राजा राम मोहन रॉय मना करते थे, ठीक है। ये तो हो गया रिलीजियस कंटेस्ट। अब बात करते हैं सोशली। सोशली जी, सोशल ऐसा कोई टॉपिक मेजर जो उस वक्त की प्रॉब्लम्स थी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसपे राजा राम मोहन रॉय ने अपने व्यू पॉइंट नहीं दिए हैं, या जिसको अबॉलिश करने के लिए उन्होंने जो है स्टेप्स नहीं लिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, पहले तो लिस्ट जान लेते हैं वो कौन कौन से थे। सती, प्रोमिनेंट वन, जिसके लिए सबसे ज्यादा काम राजा राम मोहन जी ने किया, और उसके लिए आज भी वो इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि उनकी वजह से सती सिस्टम जो था वो लीगली अबॉलिश हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलीगेमी। अब जी पॉलीगेमी क्या है, पॉलीगेमी का क्या मतलब होता है, ओके, पॉलीगेमी का मतलब होता है जब एक आदमी की एक, दो या दो से ज्यादा बीवी होती है, दो से ज्यादा वाइफ अगर किसी के पास है, व्हेन अ मैन हैव अ टू और मोर देन टू वाइफ्स, तो वो जो चीज होती है उसको कहते हैं पॉलीगेमी, है ना। अच्छा, एक और वर्ड होता है, वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ी एक्स्ट्रा सी इंफॉर्मेशन है, एक और वर्ड है, यूजुअली पता भी होगा लोगों को, पॉलीएंड्री।
पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि व्हेन अ विमेन हैव मोर देन 2 हस्बैंड, ये हुआ आपका पॉलीएंड्री। ठीक है, एक या एक से ज्यादा जब आपके पति हैं या एक या एक से ज्यादा आपकी बीवी है तो वो हुआ पॉलीगैमी। एक या एक से ज्यादा आपके हस्बैंड है तो वो हुआ पॉलीएंड्री। ठीक है, अब कहीं जब पॉलीगेमी है तो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस घर के अंदर वो जो पर्टिकुलर विमेन होगी उसकी डिग्निटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। ऐसा ही होगा ना, जब एक वो रिस्पेक्ट नहीं होगी ना उसके पास। तो ये एक चीज है, इसके लिए राजा राममोहन जी ने बोला कि नहीं भाई, पॉलीगैमी को अबॉलिश करो, सती को अबॉलिश करो। ठीक है, विडो रिमैरिज करो। विडो रिमैरिज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विडो रिमैरिज। ठीक है, विडो रिमैरिज कैसे, कि बंगाल की अगर हम सोसाइटी देखेंगे ना, बंगाल की सोसाइटी हो या फिर आपका उस वक्त की जो बंगाल की सोसाइटी थी वो काफी रिजिड थी। आज वैसी कहीं भी सिचुएशन नहीं है ना। तो उस वक्त जो सोसाइटी में सबसे प्रोमिनेंट चीज एक और चलती थी वो ये था कि जो शादी होती थी वो लड़कियों की, वो चाइल्ड मैरिज होता था। बट चाइल्ड मैरिज में भी बंगाल में एक सिस्टम चलता था, आई जस्ट फॉरगेटिंग दैट एक्चुअल वर्ड, वो क्या एक्चुअल वर्ड है। उसमें क्या होता था कि काफी ज्यादा एज के जो लड़के होते थे, लाइक 45-50 ईयर्स ओल्ड भी होते थे कोई कोई आदमी, उसके साथ 15 साल 14 साल इस तरीके की लड़कियों की, मतलब बहुत ही ज्यादा एज डिफरेंस जो होता था उनकी शादी हो जाती थी। भाई देखिए, अगर 50 साल 45 साल के लड़के के साथ आप 15 साल की लड़की की शादी करते हो और लड़के की उम्र है जी 50 साल, उसने तो 10-15 साल बाद मर जाना है ना। अब वो जो लड़की बची उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, वो 15 की थी तो 25 की हो जाएगी। तो उसको बोलेंगे चलो भाई अब सती कमिट करो, तुम मरो इसके साथ, इसको जो क्रिमिनेशन ग्राउंड है वहां ले जाएंगे, फोर्सफुली वो काम करवाएंगे। जो लड़की है उसकी बॉडी हेल्दी है, वो एक अच्छी है, वो अपना कमा सकती है, लाइफ जी सकती है अपने आप, कुछ भी होने के बावजूद किसी भी फैक्ट को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ इस चीज को देखेंगे कि ये कस्टम है और ये हमें पूरा करना है। इट्स अ काइंड ऑफ अ मर्डर ऑल्सो ना। ये राजा राममोहन रॉय जी की सोच थी कि ये तो एक तरीके का मर्डर है ना। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, अच्छा प्रॉब्लम दिक्कत है तो उसको भी इलाज करा लो, इस तरीके से तो मत मारो। तो ये एक चीज थी कि ये बहुत प्रेवलेंट चीज थी कि बहुत ही कम एज में लड़कियों को सती कमिट करना पड़ता था, बहुत कम एज में शादी हो जाती थी, इस तरीके की चीजें थी। अच्छा, सती बंद हुआ या फिर सती सिस्टम अबॉलिश हो गया तो विडोरे मैरिज का भी केस है कि शादी नहीं कर सकती है ना। सेम केस इसमें लेते हैं, अगर 50 ईयर्स ओल्ड एक इंसान है जिसके साथ आप 15 साल की लड़की की शादी कर देते हो, ठीक है, 50 और 15, वो इनकेस 10 साल 15 साल बाद एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, 65-70 वो अगर एक्सपायर होते हैं तो उनकी उम्र कितनी होगी, वो जो लड़की है जिनकी शादी हुई है उनकी कितनी उम्र होगी। लड़की की उम्र आप मान लो 25 साल है, 20 साल है, 30 साल, तो उसमें क्या होगा फिर जब विडो रिमैरिज नहीं होगी, तो मतलब पूरी जो लाइफ है 20 साल की लड़की की उम्र है वो से पूरी थ्रू आउट दी लाइफ ऐसे ही रहना पड़ेगा, है ना। देखो, प्रॉपर्टी का राइट आप दे नहीं रहे हैं, विडो को रिमैरिज आप करने नहीं दे रहे, तो वो क्या करेगी, वो तो बिल्कुल होपलेस हो गई ना, कोई काम ही नहीं है। तो ये एक जो चीज थी, राजा राममोहन रॉय ने बोला जी ऐसा नहीं चलेगा, विडो की भी रिमैरिज कराओ। ठीक है, क्या क्या देखा हमने, सती, विडो रिमैरिज, पॉलीगैमी को बंद कर दो। अब हम बात करते हैं इनहेरेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इनहेरेंट ऑफ प्रॉपर्टी बहुत बड़ा इशू है ना। किसी भी औरत को किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रखने का कोई राइट नहीं था, और वो किसी भी सोसाइटी में नहीं था, बीट हिंदू सोसाइटी और इन मुस्लिम सोसाइटी। ठीक है, वो राइट नहीं था। मुस्लिम के केस में कहीं पे ऐसा है कि थोड़ा बहुत उन्हें किसी कंटेस्ट में इस तरीके के राइट्स थे, बट वो भी एक लिमिटेड थे, मतलब जितनी प्रॉपर्टी एक मेल रख सकता है उतनी फीमेल नहीं रख सकती थी। बट हिंदू सोसाइटी में वो चीज नहीं थी कि मैंने बोला ना, मुस्लिम सोसाइटी में भी वो किसी किसी जगह ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती, प्रेवलेंट सोच नहीं थी कि भाई विमेन के पास इनहेरिटेंट राइट है प्रॉपर्टी का, वो चीज बिल्कुल भी नहीं थी गाइस। ठीक है, ऐसा नहीं है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी के केस में ये था, इस पे भी राजा राम मोहन रॉय ने बोला कि नहीं, ऐसा भी होना चाहिए, विमेन के पास ये राइट होना चाहिए कि वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख सके। विमेन को पुराने जमाने में सिर्फ एक ही चीज का वो था, राइट था, दैट इज स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है, जब शादी होती है
तो वॉटेवर जो भी ज्वेलरी होती है, गोल्ड है ना, कुछ गिफ्ट है जो उसे मिला है ना, किसी भी साइड से, तो उसकी मम्मी की साइड से या उसके लॉस की साइड से, उसको वो अपने पास रख सकती थी। दैट्स कॉल्ड स्त्री धन। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब एक बहुत पुरानी चीज है जो वो चली आ रही थी। बट राइट टू इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी वाली कोई चीज नहीं थी कि भाई उनके पास प्रॉपर्टी को रखने का राइट है। ठीक है, ये तो हो गया राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया सोशली। रिलीजियसली जिन चीजों पे ब्रह्म समाज काम करती थी मैं बता चुकी हूँ। मोनोथीसिज्म है, इनकारनेशन को मनाई है, वर्शिप, आइडल वर्शिप की बनाई है, ऊपर से किसी स्कल्पचर, किसी इन सब चीजों के लिए राजा राम मोहन रॉय का कहना था मीनिंगलेस रिचुअल्स नहीं कर सकते हो आप, जिनका कोई मतलब नहीं है। सुपिस्टिशंस के खिलाफ थे, जो भी सोसाइटी में सुपिस्टिशंस थे फैले हुए थे उन सब के खिलाफ थे। ठीक है, कोई भी इनह्यूमन प्रैक्टिस है, कोई भी कस्टम है जिसका कोई जिससे कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी को, सोशल इक्वालिटी को हार्म पहुंचता हो, उन सब के खिलाफ थे राजा राम मोहन रॉय जी। और इन्हीं सब चीजों के अगेंस्ट वो क्या कर रहे थे, सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, जो सबसे प्रोमिनेंट चीज थी जिन पे उनका मेन फोकस था, दैट इज सती। और सती को उनके ये जो एफर्ट थे, कहते हैं ना जी एफर्ट बेकार नहीं जाते, एफर्ट करते रहना चाहिए, तो जो एफर्ट थे उसका उन्हें रिवार्ड भी मिल गया। और किस तरीके से मिल गया, अबॉयलिश हो गया सती 1829 में। ठीक है, 1829 में सती को लीगली, जो ब्रिटिशर्स थे, जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उसने जो है इलीगल घोषित कर दिया कि भैया सती सिस्टम जो है वो इलीगल है। ठीक है, वैसे ये थोड़ी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाएगी, बट वो मैं बता देती हूँ कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही ये जो सती सिस्टम है इसको इलीगल घोषित किया था। 16 17 सेंचुरी के टाइम पे जब फ्रेंच और डच हुआ करते थे ना, उन्होंने भी इस चीज को इलीगल बोला था कि ये इलीगल है, ऐसा ना किया जाए। बट इस तरीके का कोई एक्ट आया था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें 15 सेंचुरी, तो अकबर के टाइम की अगर हम बात करेंगे, ये थोड़ा टॉपिक हटके है बट मैं सिर्फ सती के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको। तो अकबर के टाइम पर भी अकबर ने भी एक इंस्पेक्टर को जो है वो कहते हैं अपॉइंट किया था इस चीज को चेक करने के लिए कि जो क्रिमिनेशन ग्राउंड्स होते हैं वहां पे ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है ना। चीजें काफी टाइम से चल चल रही थी, बट एक जो एक्ट आया है वो हमारे राजा राम मोहन रॉय जी की वजह से ही जो एक्ट था वो आया था इन 1829, अबॉलिशन ऑफ सती। ठीक है, ब्रह्म समाज के एक प्रोमिनेंट लीडर के बारे में हमने जान लिया, ब्रह्म समाज की टीचिंग्स के बारे में हमने जान लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ब्रह्म समाज के दो और ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में हम जानते हैं। वो हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अच्छा, टैगोर सुन के किसी किसी के दिमाग में कुछ कुछ तो आना स्टार्ट हो ही गया होगा कि ये कौन है, और ज्यादातर लोगों को पता भी होगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर कौन है। देवेंद्र नाथ टैगोर जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फादर हैं। ठीक है ना। दूसरे जो प्रोमिनेंट लीडर हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं वो हैं आपके केशव चंद्र सेन। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया। बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी थे अपने आप में, और समाज जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्रह्म समाज, उसमें काफी सारी चीजों को लेके आए। एक बैलेंस्ड अप्रोच थी, एक बैलेंस्ड सोच थी इनकी। बैलेंस्ड से क्या मतलब है मेरा, ट्रेडिशनल लर्निंग ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल लर्निंग थी वो, और साथ में जो वेस्टर्न थॉट थे, उन दोनों को मिलाकर ये यहाँ पे काम कर रहे थे, समाज के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों भाई, क्या जरूरत है बैलेंस अप्रोच की? ये जरूरत है कि कहीं अगर हमारे पास वो एक बैलेंस अप्रोच नहीं है, ठीक है, ना तो आप टू मच ट्रेडिशनल हो सकते हैं, ना आप टू मच वेस्टर्न हो सकते हैं, जैसे आजकल भी है। इंडिया ना तो बहुत ज्यादा ही ट्रेडिशनल बचा है और ना ही बहुत ज्यादा ही वेस्टर्न है ना। अमेरिका का तो पूरा पैटर्न हम फॉलो कर नहीं कर रहे हैं ना, कि बिल्कुल ही हम फिरंग हो रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कहीं तो ट्रेडिशन है ना, और होने भी चाहिए, हमारे ट्रेडिशन है। ठीक है, तो वो सिस्टम था, एक बैलेंस अप्रोच से, एक बैलेंस, एक दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाकर जो है वो समाज के अंदर काम कर रहे थे, ब्रह्म समाज के अंदर काम कर रहे थे। ठीक है, एक चीज और, देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो ब्रह्म समाज से पहले तत्व बोधनी सभा, ठीक है, नोट भी कर सकते हैं जिसको करना हो, तत्व बोधनी सभा
उससे एसोसिएटेड थे। लेकिन ब्रह्म समाज में जुड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन रॉय की जो टीचिंग थी, जो उनके बिलीफ सिस्टम थे, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, अब उन पे काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, दो प्रोमिनेंट चीजें जो इन्होंने की हैं उनको मैं दो पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगी। पहला तो विद इन द हिंदुइज्म जी काफी चेंजेस करने की जरूरत थी, है ना। सती अबॉलिश हो चुका है, लेकिन हिंदुइज्म के अंदर सती नहीं, काफी चीजें हैं जिसमें चेंजेस लाने की जरूरत थी, जैसे विमेन्स एजुकेशन, है ना। इस चीज को बताना कि विमेन्स को भी एजुकेशन लेने का उतना ही हक है जितना कि मेल्स को है ना, दोनों को। तो वो एक चीज थी कि विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना था, स्कूल्स बनाने थे, विमेन एजुकेशन प्रमोट करना था, पॉलीगैमी फिनिश नहीं हुआ था उसको करना था। दूसरा एक चीज और है, सोसाइटी के अंदर जो टैक्सेस थे ना, जो ब्रिटिशर टैक्स इम्पोज करते थे, कहीं ना कहीं देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने उस पर भी ध्यान दिया। तो ये है कि विद इन द हिंदुइज्म और विद इन द सोसाइटी चेंज लाना बाकी था। एक और चैलेंज जिनके सामने क्या था उस वक्त का टाइम, हम कब की बात कर रहे हैं, हम देवेंद्रनाथ टैगोर जी के टाइम की बात कर रहे हैं, दैट इज 1870 टू 1905। ठीक है, इसके बीच में ये वो जो टाइम पीरियड था ना, क्रिश्चियन मिशनरीज भी आना स्टार्ट हो गए थे। अब क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या काम हो रहा था कि हिंदुइज्म की बुराइयां कर करके ना, हिंदुइज्म को क्रिटिकराइज कर करके लोगों के सामने, अरे तुम्हारे हिंदुइज्म में ये है वो है फलान ढिमका, जो भी वो लोग बोलते थे, है ना। वो सारी चीजें देखकर, वो सारी चीजों को बोल बोल कर वो क्या कोशिश कर रहे थे, जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे, कि हम ज्यादा से ज्यादा जो हिंदूज है ना उनको कन्वर्ट कर लें क्रिश्चियनिटी में। तो एक ये चीज भी थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी के सामने, एक ये चैलेंज था कि वो इस चीज को होने से रोके। अब जी हम एक बहुत ही रेडिकल पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट भी है अगर हम ब्रह्म समाज के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन बहुत ही ज्यादा रेडिकल है ना। रेडिकल किस सेंस में है, बाकी सारी ब्रह्म समाज की जो भी टीचिंग्स थी, जो भी प्रिंसिपल्स थे, उन पे ये भी काम कर रहे थे, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए ये भी लगातार काम कर रहे थे, ये भी चाहते थे कि वो सारे इम्प्रूवमेंट एज इट इज हो, ये अपने काम को बढ़ाए। दो सबसे इंपॉर्टेंट बातों पे पहले बात करने वाले हैं कि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन रॉय दोनों के ही टाइम पे बंगाल तक ही सीमित था, उसकी टीचिंग भी बंगाल तक सीमित थी। लेकिन केशव चंद्र सेन ने क्या किया, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन किस चीज में, ब्रह्म समाज में, उसकी जो ब्रांचेस थी उसमें, कैसे, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, उसमें उन्होंने ब्रांच बनाई। उसके बाद बॉम्बे, देन वी हैव मद्रास, और बाकी के कुछ जो टाउन्स थे उसमें भी जो है उन्होंने ब्रह्म समाज की ब्रांचेस बनाई और टीचिंग को बाहर फैलाने में मदद की। ठीक है, तो इन तीनों लीडर्स में से जब टीचिंग को आउटसाइड द बंगाल की बात की जाएगी कि भाई किसने किया है उस चीज में एक्सपेंशन, तो हम केशव चंद्र सेन जी का नाम लेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, कि इतने प्रोमिनेंट लीडर थे। तो आगे एक और जो मैंने आपको बताई चीज की, रेडिकल जी, रेडिकल थे कास्ट को लेके बहुत ज्यादा। इनका कहना था कि इंटरकास्ट मैरिज में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती थी। इनका कहना था कि क्या प्रॉब्लम है, उसको भी इंटरकास्ट मैरिज को भी ये एडवोकेट करने के लिए तैयार थे कि देयर इज नो इशू इन इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, देखिए बाकी जो चीजें हैं, विडोरे मैरिज, उसके लिए सोसाइटी तैयार थी, है ना। सोसाइटी को ये था कि हाँ ठीक है, विडोरे मैरिज के लिए उसमें भी प्रॉब्लम्स आई, बट वो एक इतना बड़ा पॉइंट नहीं था। पर्दा सिस्टम के खिलाफ काफी पहले से जो है वो क्या कहते हैं जंग जारी थी, तो वो भी, उसको भी अबॉलिश करने की बात हो रही थी। केशव सेन जी के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ निकल के आई ना, वो आई उनका इंटरकास्ट मैरिज पर इस तरीके का जो रेडिकल व्यू था। व्यू ये था कि एक लोअर कास्ट अपर अपर कास्ट ऑफ द सोसाइटी में किसी लड़के से शादी, अगर कोई लोअर कास्ट की लड़की है और वो किसी अपर कास्ट के लड़के के साथ शादी कर रही है, अकॉर्डिंग टू केशव चंद्र सेन देयर इज नो इशू। अगर कोई जनरल कम्युनिटी, सॉरी मैं आज के वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, आई डोंट नो, अपर वर्ना और लोअर वर्ना आप यूज कर सकते हैं, जो भी अपर वर्ना था और वो अगर सोसाइटी के किसी लोअर वर्ना के साथ भी वहां शादी हो रही है, तो उन्हें कोई इशू नहीं लगता था उस चीज में। ऑल तो इस चीज में कोई इशू होना भी नहीं चाहिए, और आज की सोसाइटी में अगर हम देखें 2022, कोई इशू है भी नहीं उस चीज में। बहुत सारी इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, होनी भी चाहिए, नीड ऑफ द आवर भी है, तभी हम इस तरीके से यूनाइट भी हो पाएंगे। ठीक है, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन वैसे भी गलत है ना, तो वो एक, बट अभी हम इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ हम टाइम देख लेते हैं, कब की बात कर रहे हैं जी हम, 1866। आजकल भी अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो इंटरकास्ट मैरिज आज भी प्रेवलेंट नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज पर आज भी 100 तरीके की बातें हैं, मतलब सोशल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, कहीं पे ऑनर किलिंग हो जाती है ना। न्यूज़पेपर्स में आप सुनते हैं ना, ऑनर किलिंग, यहाँ ऑनर किलिंग राजस्थान या हरियाणा में ऐसा वैसा, है ना। अगर इस तरीके से कोई लड़का लड़की इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं तो फिर उस टाइम के, मतलब अगर हम 1866 की बात करें तो इस चीज को एक्सेप्ट करना कि इंटरकास्ट मैरिज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स टू मच रेडिकल। उस, अगर हम उस कंटेस्ट की बात करें, उस टाइम की बात करें तो ठीक है, ये एक ऐसी चीज थी जो केशव सिंह जी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई। इसको लेके जो मासेस थे वो उनके अगेंस्ट चले गए कि नहीं ये तो चीज सही चीज नहीं है। अच्छा, एक और जो पॉइंट उन्होंने थोड़ा सा गलत लिया है वो ये है कि चाइल्ड मैरिज अबॉलिश। उन्होंने अपनी 13 साल की लड़की की शादी, अपनी डॉटर की शादी किसी हिंदू राजा से कर दी जो एज वाइज उनसे काफी बड़े थे। ठीक है, एज वाइज बड़े थे, वो बड़े हो या ना हो, एक चीज है कि आप चाइल्ड मैरिज नहीं कर सकते थे। उनकी खुद के बच्चे 13 साल की थी और उन्होंने उसकी शादी कर दी। ये एक ऐसी चीज थी जिसने जो मास था, जो लोकल लोग थे, जो मासेस उन्हें सपोर्ट कर रहा था, मासेस ने इनका सपोर्ट जो है वहां से ले लिया कि नहीं ये जो चीज है इससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। या उन्हें एक चीज दिमाग में आई कि यार, सॉरी, एक चीज उनके दिमाग में आई कि ये जो चीजों को प्रीच कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, है ना। बोलते कुछ है और करते कुछ है। जैसे कुछ होते हैं, कौन होते हैं, कुछ ऐसे अंकल या कुछ भैया दीदी टाइप के लोग होते हैं हमारे घरों में कभी कभी, कि वो क्या कहते हैं, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, ये पढ़ो वो पढ़ो, है ना, अमावस को पढ़ो, पूर्णिमा को पढ़ो, जो भी बोलते हैं। वो खुद ऐसा कुछ करते नहीं है और वो बोलते जरूर है ना। हमारे ऊपर वो प्रेशर जरूर बना देते हैं कि अमावस पूर्णिमा को पढ़ो, बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है उससे, तो है ना, सब टॉप कर जाते हैं जो अमावस की रात को पढ़ता है। तो ये सारी जो चीजें हैं कुछ लोग जरूर आपको बोलते होंगे। तो वो क्या होता है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो प्रीच जरूर कर रहे हैं, वो बोल जरूर रहे हैं। सेम जो प्रॉब्लम थी वो लोगों को केशव चंद्र सेन जी के साथ लगी कि आप तो सोशल जो सोशल इश्यूज हैं उनको हटाने की बात करते हो, तो फिर आप एक ऐसा स्टेप कैसे ले सकते हैं। अब गाइस इट अप टू यू कि वो एक स्टेप सही था या गलत था। मेरा काम था उस चीज को आपको बताना। ठीक है, हाँ जी। एक छोटी सी चीज और बची है, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। छोटी सी चीज ये है कि केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर में स्प्लिट हो गया, और ये जो ब्रह्म समाज थी इसमें भी अब स्प्लिट हो गया। ब्रह्म समाज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जो समाज थी वो केशव चंद्र सेन ने ही रखी अपने पास, मतलब जो ब्रह्म समाज का जो टाइटल है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रह्म समाज ही रही। लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर की जो समाज थी उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, उनकी जो ब्रह्म समाज का नाम था आदि ब्रह्म समाज। ठीक है जी, आदि ब्रह्म समाज उनकी ब्रह्म समाज का नाम था। आई होप मैंने जो चीजें आपको पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैं उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।